सबसे पहले जो है इर्तिका इंस्टीट्यूट का शुक्रिया और कॉमरेड डॉक्टर अयाज मलिक का शुक्रिया जिन्होंने इस मौजू पर बात करने के लिए कहा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी इर्तिका में बात की है तो फेमिनिज़म के हवाले से ही बात रखी है। एक्सपर्टी तो ठीक है, लेकिन हम शायद अपने क्लासरूम्स में इस तरीके से एक ज़बान को एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से तो उस चीज़ की शायद इजाज़त नहीं होती कि रखें, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि आपके सामने इस पर बात रखें। और अगर मैं आपसे एक यहाँ से शुरुआत करें कि हम क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि हम अपना कोई एक दिन भी ज़बान के बग़ैर जो है वो गुजार सकें, या 2 दिन से जो भी हम मौज़ूआत पर सुन रहे हैं और उनको सही अंदाज़ में जो हम समझ रहे हैं वो भी हम ज़बान की सूरत में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जैसे कॉमरेड अयाज ने कहा, और फिर लैंग्वेज का जो सेंट्रल कंपोनेंट है जिसके ज़रिए डोमिनेंट आइडियोलॉजी और हेजेमनी जो है वो पेनिट्रेट करती है या फैलाई जाती है, तो वो भी ज़बान की शक्ल में ही हमको नज़र आती है। और दूसरी बात, अगर हम थोड़ा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पर भी बात रखें कि हर 2 हफ्तों में एक ज़बान मर रही है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक नंबर है कि 2 हफ्तों में एक पूरी ज़बान जो है वो ख़त्म हो जाए। और जो लिंग्विस्ट हैं जो ज़बान पर काम करते हैं, उनका ये कहना है कि ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी से भी ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रही है। और इसके अलावा जो आप सब ने लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज़म सुना होगा, और आजकल जो हम देख रहे हैं कि अगर कहीं पे कोई वाक़या भी हो जाए तो बस आप उस पर एक ट्वीट कर दें और हमको लगता है कि हमने अपना काम कर दिया, या जो भी सारे झगड़े हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर हमको वो ज़बान की सूरत में नज़र आते हैं कि हाँ ये मैं वो कर दूँगा या ये तब्दीली आ जाएगी। तो इन सब सवालात को हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उसको एक फ़लसफ़ियाने के तौर पर भी उस ज़बान को हम नहीं समझ रहे, या फिर जो यूके की इकनॉमी है या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की इकनॉमी है वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पर भी बेस्ड है। तो ग्लोबल इवन कैपिटलिज़म को भी अगर समझना है हमको, तो हम वो तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम ज़बान के सवाल को उस तरीके से नहीं ले रहे। तो ये जो फ़िलॉसफ़ी और दूसरा अगर हम देखें कि मार्क्सिज़म एंड लैंग्वेज में बहुत सारे उन्वान जो है वो हो सकते हैं। लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी हो सकती है, लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स हो सकती है, आइडेंटिटी हो सकती है, या लैंग्वेज एंड जेंडर हो सकता है, लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम जो है थोड़ा फ़िलॉसफ़ी ऑफ लैंग्वेज और फिर मार्क्सिस्ट फ़िलॉसफ़ी ऑफ लैंग्वेज क्या है, हम थोड़ा उस पर बात रखेंगे। फ़िलॉसफ़ी ऑफ लैंग्वेज में भी जिस तरीके से फ़लसफ़े में एम्प्रिसिस्ट और रैशनलिस्ट रहे, तो इस तरीके से हमको लैंग्वेज के फ़लसफ़े में भी वही नज़र आते हैं जिन्होंने कहा कि सब कुछ बाहरी है, हम सब कुछ हवासों से ही सीख सकते हैं एम्प्रिसिस्ट के तौर पर, या फिर कुछ रैशनलिस्ट रहे जिन्होंने कहा कि सब कुछ हमारा दिमाग ही है। तो ये जो डोमिनेंट फ़िलॉसफ़ी ऑफ लैंग्वेज है, इस पर मैंने अपने 2 जो इस कोर्स पैक में आपको आर्टिकल्स दिए थे, उसमें एक था अ मार्क्सिस्ट फ़िलॉसफ़ी ऑफ लैंग्वेज, जो किताब है लू सर्कल की, वो पढ़ाते हैं पेरिस में, और उन्होंने ये मार्क्सिस्ट फ़िलॉसफ़ी ऑफ लैंग्वेज लिखी है। उसमें बता रहे हैं कि डोमिनेंट फ़िलॉसफ़ी ऑफ लैंग्वेज क्या रही है, जो मेन स्ट्रीम जो फ़िलॉसफ़ी है लैंग्वेज की वो क्या रही है। लेकिन उस डोमिनेंट फ़िलॉसफ़ी ऑफ लैंग्वेज की हम बात भी इसीलिए रख रहे हैं ताकि हम मार्क्सिस्ट फ़िलॉसफ़ी ऑफ लैंग्वेज को भी समझ पाएँ। और लू सर्कल कहते हैं कि अगर आपको फ़िलॉसफ़ी ऑफ लैंग्वेज समझनी है तो हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उसको थ्योरेटिकल और पॉलिटिकली नहीं समझ रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्डिनेंड दी सॉसियो की, जहाँ से लिंग्विस्टिक्स की मैं कहूँ कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की शुरुआत हुई। तो फर्डिनेंड दी सॉसियो खुद एक स्विस लिंग्विस्ट था, और ख़ुद तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई किताब नहीं लिखी थी, लेकिन इन्होंने जो लेक्चर्स दिए थे उन लेक्चर्स को 1916 में उनके जो शागिर्द थे उन्होंने वो किताब शाया की, और उसमें ये लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद कैसे पड़ी, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद कैसे पड़ी,
कि उसने कहा कि एक लैंग है, और वो लैंग क्या है? वो लैंग हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है जो हमको नज़र नहीं आती, लेकिन वो कम्युनिटी बेस्ड नॉलेज है। वो कम्युनिटी बेस्ड नॉलेज है लैंग, जो नज़र नहीं आएगी, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होगी। और हमको क्या नज़र आएगा? हमको वो पेरोल नज़र आएगा, जो हम जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो उसके मुताबिक ये पेरोल है जो इंडिविजुअलिस्टिक है। और वो किसकी अक्कासी करेगा? वो हमारी लैंग की अक्कासी करेगा। लेकिन इसका क्या था कि इसने कहा कि ये बिल्कुल ही एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। जैसे इसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पेरोल इंडिविजुअल स्पीकर्स यूटिलाइजेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लैंग, जो एक कम्युनिटी की नॉलेज है वो फिर हमको पेरोल की नज़र में आएगी। लेकिन इसको हम फ़लसफ़ियाने की ज़बान में क्या कह सकते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिविज़म है, कि ऑब्जेक्ट की तो बात कर रही है कि कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी की नॉलेज है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिविज़म है। अच्छा, अब इसने इसका क्या था कि क्यों मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स शुरू हुई? कि सब कुछ ज़बान में है, ज़बान से बाहर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर हम ज़बान को समझना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक गिवन टाइम पीरियड में समझना होगा। उसको उसने तारीखियत से काट कर, जो एक डायक्रॉनिक और सिंक्रॉनिक अप्रोचेज़ हैं, तो जो डायक्रॉनिक जो तारीख से जुड़ी हुई है उससे काट कर उसने कहा कि ज़बान को अगर समझना है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक गिवन टाइम पीरियड में समझना होगा। और वो गिवन टाइम पीरियड क्या है? वो मतलब सिंक्रोनस उसने कहा कि जैसे अगर प्रेजेंट का समझना है तो प्रेजेंट में, अगर इवन पास्ट का भी समझना है तो वो पास्ट में, लेकिन उसको कोई कनेक्ट नहीं करेंगे, उसी एक गिवन टाइम पीरियड में करेंगे। और फिर इसने क्या कहा था कि हम कैसे किसी भी लफ्ज़ को समझ सकते हैं। जहाँ पे मैंने दिया है सिग्निफायर और सिग्निफाइड, उसका मैं एक अगर एक ट्रायंगल बनाऊं तो सॉसियो ने कहा कि एक साउंड इमेज है और उस साउंड इमेज के तहत हमारे जहन में एक तस्वुर बनता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इस टेबल को हम टेबल क्यों कहते हैं, तो उसने कहा कि एक साउंड इमेज बनता है और उस वो जो इमेज बन रहा है उसके साथ हम उस चीज़ को जोड़ रहे हैं और ये चीज़ हमको ये लैंग्वेज दे रही है, ये ज़बान दे रही है। लेकिन वो जुड़ कैसे रहे हैं आपस में, वो उसने कहा कि वो आर्बिट्री है, उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। उसको हम क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, क्योंकि वो आर्बिट्री फॉर्म में, तो हम उसको जो है वो समझा उस तरीके से नहीं सकते। ये एक आर्बिट्री ताल्लुक़ है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हम सेब को सेब क्यों कहते हैं, क्या सेब के लफ्ज़ में कुछ सेब है जिसको हम सेब कहते हैं? तो उसने कहा ऐसा तो नहीं है। हमारे जहन में एक साउंड इमेज बनता है और उस साउंड इमेज पर हम अपना तस्वुर बनाते हैं और ये साउंड इमेज और तस्वुर ये एक साइन बना रहे हैं। साइन मतलब जो हमारी ज़बान है जिसको हम समझ रहे हैं। लेकिन इसने मतलब उसको हम समझ कैसे पाएँ, उसने कहा ये तो आर्बिट्री है। जैसे कि फ़लसफ़े में रहा माइंड और बॉडी का ताल्लुक़ जो है वो दिकार्त ने कहा कि हम इसको खुदा मिला रहा है। दूसरे फ़लसफ़ों ने कहा कि इनको किस तरीके से हम समझा सकते हैं। जैसे स्पिनोज़ा ने कहा कि नेचर में हम समझा सकते हैं। तो यही जो बहस है वो यहाँ पर भी राइज रही फ़िलॉसफी ऑफ लैंग्वेज में भी। फिर कैसे समझ सकते हैं हम मीनिंग को? आगे जो है वो सॉसियो ने कहा कि दूसरे लफ्ज़ों के ताल्लुक़ में समझ सकते हैं। मतलब ज़बान के बाहर कुछ नहीं है, दूसरे लफ्ज़ों के ताल्लुक़ में समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फीमेल, तो फीमेल माइनस मेल माइनस एनिमल, लेकिन फीमेल ह्यूमन एक ताल्लुक़ बना रहे लफ्ज़ों का लफ्ज़ों से। इस वजह से जो लू सर्कल है जिसने अ मार्क्सिस्ट फ़िलॉसफी ऑफ लैंग्वेज लिखी है, उसने कहा कि इसमें जो है एक बहुत बड़ा जो फ्लॉ है वो ये है कि आप कोई कनेक्शन तो बता नहीं रहे। लैंग्वेज सिर्फ लफ्ज़ों का लफ्ज़ों से रिश्ता है, तो फिर हम उसको कैसे समझ पाएंगे? उस पर मैं बाद में आऊँगी, लेकिन उससे पहले अच्छा, और इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहते हैं।
उसके बाद जो बड़ा रुझान रहा वो नोम चॉम्स्की का रहा। नोम चॉम्स्की का नाम मेरे ख्याल से सबने सुना होगा। बहुत यहाँ पर पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं और उसकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, किताब है, वो हम पढ़ते हैं। उसने भी जो है वो फ़लसफ़े ये लिंग्विस्टिक्स में, लसानियात में अपनी एक बहुत ही बड़ी डोमिनेंट फ़िलॉसफी ऑफ लैंग्वेज बताई। और वो क्या थी? वो मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म थी, जिसको लू सर्किल ने नाम दिया है मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। आपको याद होगा कि अभी जो हम बात करके आए, सॉसियो ने कहा था कि लैंग है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, लेकिन वो कम्युनिटी है। चॉम्स्की उससे भी आगे गया। उसने कहा कि हमारी जो जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है वो भी इंडिविजुअल है, वो भी फ़र्द की बुनियाद पर है, वो भी किसी कम्युनिटी बेस्ड भी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्द की बुनियाद पर है। हर इंसान के पास एक इंट्यूटिव नॉलेज होती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास, और वो उसको परफॉर्मेंस के तौर पर दिखा रहा है। तो वो कॉम्पिटेंस उसने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट है, उसको आप नहीं देख सकते, लेकिन अब जैसे मैं बोल रही हूँ वो परफॉर्मेंस है, लेकिन वो क्या है? वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है। अच्छा, ये जो नोम चॉम्स्की है वो नियो कांतियन भी है, और उसने प्लेटो का वो लिया कि कंटेंट एंड फॉर्म, के फॉर्म एक बिल्कुल ही मतलब अलग होगी, वो आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस है उस तक हम पहुंच सकते हैं। और एक बायोलॉजिकल इंडोवमेंट है हमारे पास एक ऑर्गन है जिसको उसने कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, और फिर उसकी बुनियाद पे हम ज़बान को समझ सकते हैं। अब हम आते हैं लैंग्वेज, अ मार्क्सिस्ट फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पर मैं उसी ताल्लुक पर वापस आ रही हूँ, ये जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड था, जिसका उसने कहा कि एक आर्बिट्री ताल्लुक है, एक साउंड इमेज बन रहा है और एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। साउंड इमेज और कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर हम ज़बान को समझ भी रहे हैं, उसको तश्कील भी दे रहे हैं और एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं जैसे कि अगर हम कमोडिटी की बात करें, तो हम किसी भी कमोडिटी को कैसे समझते हैं? उसकी यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू से। और अगर मैं कहूँ कि आप उसकी यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू निकाल दें, तो क्या हम कमोडिटी को समझ पाएंगे? ऐसे ही अगर मैं किसी लफ्ज़ से उसके वो समाजी ताल्लुकात ही ख़त्म कर दूँ, तो वो लफ्ज़ कैसे समझ आएगा? जैसे आपको एक मिसाल देती हूँ पैसे का। हम बहुत कहते हैं ना कि भाई मैं पैसे वाला बन जाऊँ, या ये जो नोट है, जो एक पेपर है, उस पेपर में इतनी ताकत, या ये पैसा है, ये लफ्ज़ जब हम पैसा सुनते हैं तो पता चलता है अच्छा इसकी बहुत बड़ी ताकत होगी। या सोना, सोना और फिर पीतल या मेटल, ये कैसे उनको इतनी ताकत मिली, या जब हम वो लफ्ज़ सुनते हैं तो वो हमको समझ आते हैं। या अगर मैं कहूँ कि मैं फ़ीमेल और कॉमरेड अयाज यहाँ पर मेल बैठाए, तो अगर फर्डिनेंड दी सॉसियो के फॉर्म पर आए, तो वो तो ये था कि आपने साउंड इमेज सुना, आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ फीमेल का, और फिर ये साइन बन गया। लेकिन क्या हम वो फीमेल लफ्ज़ समझ सकते हैं बिना उन ताल्लुकात, उन सोशल रिलेशनशिप्स को समझे हुए बगैर, कि अयाज का एज अ मेल यहाँ पर क्या किरदार है समाज पे, और मारवी एज अ फीमेल यहाँ पर, जिसको में भी हम ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन नाम आते ही शायद कमज़ोर होगी, शायद घर पर बैठकर काम करने वाली होगी, इतनी क्रिएटिव नहीं होगी। तो मार्क्सिस्ट फ़िलॉसफी ऑफ लैंग्वेज ने कहा कि हम समाजी रिश्तों के बग़ैर या समाजी हकीकत के बग़ैर, वो जो मिसिंग पॉइंट था इस सिग्निफायर और सिग्निफाइड में, वो हम तब तक ज़बान को नहीं समझ सकते जब तक हम उस सोशल रियलिटी, उस सोशल रिलेशनशिप्स को नहीं समझ सकते। तो अगर मैं अब कहूँ कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बनती है? अ सिग्निफायर दैट सिग्निफाइज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल रियलिटी। और वो सोशल रियलिटी किसकी डायलेक्टिक्स है? वो उसमें सिंक्रोनस भी होगा, वो जो प्रेजेंट टाइम पर बात करे या एनी गिवन टाइम पर बात करे, बट एट द सेम टाइम वो डायक्रॉनस भी होगा, कि वो तारीखियत में वो लफ्ज़ कैसे तब्दील हुए हैं। जैसे अब सोना, क्या सोने की वही
अहमियत वो एग्रीरियन कल्चर सोसाइटी में भी वही रही होगी, या दूसरी समाजों में भी उस सोने की जो अहमियत है वो वही रही होगी, या अब जो सोने की कीमत है उसको हम इन समाजी रिश्तों के साथ समझ रहे हैं, पूरी एक तारीख के साथ। तो डाइक्रोनस और सिंक्रोनस, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तभी हमको मार्क्सिस्ट फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज समझ में आएगा। और ये जो एक लिबरल पर्सपेक्टिव था, या एक जो राइज जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव है, वो बस क्या कहता है कि इंडिविजुअलिस्टिक है लैंग्वेज, आप लैंग्वेज के सारे मसाइल हल कर दें तो फिर जो है तब्दीली हमको नज़र आने लगेगी। जैसे अब एम्प्लॉय लगा दिया, एम्प्लॉय तो है तो वही गुलाम ही है, लेकिन उसको लफ्ज़ खूबसूरत कर दें तो आपकी हकीकत जो है वो आपको तब्दील होती हुई नज़र आएगी। तो लैंग्वेज एज अ सोशल फिनोमिना इन्होंने रखा, जो सोसियो ने भी उसको काट दिया कि सिर्फ सिग्निफायर है, सिग्निफाइड एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। चॉम्स्की ने भी इंडिविजुअलिस्टिक है, हर किसी के पास एक ऑर्गन होता है, उसकी बुनियाद पर हम करते हैं, लेकिन वो जो मेन था सोशल रियलिटी का, सोशल अमल का, वो निकाल दिया। तो जो डोमिनेंट जो पर्सपेक्टिव है वो ट्रांसपेरेंट कहता है लैंग्वेज को, ट्रांसपेरेंट है मतलब उसमें जो भी गुमशुदा बातें हैं वो तो हम नहीं रखेगी लैंग्वेज। जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव है एब्स्ट्रैक्ट होगा, आइडियलिस्टिक होगा, सिस्टमैटिक, सिस्टम विद इन द लैंग्वेज देखना है, लेकिन उसके बाहर क्या है उस पर हम बात नहीं करेंगे। और लू सर्कल ने तो ये भी कहा है कि ये जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज है या फिलॉसफी है, उसको वो लैंग्वेज को एक फेटिश के तौर पर देखते हैं कि एक चीज़ है जिसको बस इस्तेमाल करना है, लेकिन उसकी क्या उसके रिश्ते में है उसको हम नहीं देखेंगे। इसका एक और भी मिसाल यहाँ पे दे सकती हूँ। जैसे जब बांग्लादेश का वाक़या हुआ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक जुमला कहा था कि मुझे बांग्लादेश का अरमान था। अब अरमान चलो उसकी ख्वाहिश भी होगी, लेकिन वो जब बाहर आया, वो लफ्ज़ जब मीडिया में फैला तो उसने कहा कि मेरा वो सिंधी में मतलब था, अरमान मतलब दुख। तो उर्दू जो स्पीकर्स थे तो उन्होंने कहा कि अरमान मतलब ख्वाहिश। तो इन सोशल रिलेशंस या उस हिस्ट्री के बगैर हम उसको नहीं समझ सकते। फिर आगे एक और भी फ्रेंच फिलोसोफर डिल्यूज, उन्होंने कहा कि अगर हम लैंग्वेज को समझना चाह रहे हैं तो उसकी वेरिएशंस में समझना होगा, और वो वेरिएशंस सोशल भी होंगी, वो वेरिएशंस तारीखी भी होंगे। अब अगर हम इन वेरिएशंस में समझेंगे तो फिर हमको वो स्टैंडर्ड इंग्लिश जो आजकल सारे ग्लोब पर राइज है कि यही स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखनी है, फिर ना हमको वो उसके डायलेक्ट समझ में आएंगे, ना उसके रजिस्टर समझ में आएंगे, ना स्टाइल समझ में आएंगे, अगर हम वो सारी वेरिएशंस को निकाल देते हैं। आगे जो बहुत ज़्यादा काम किया मार्क्सिस्ट फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज में, उसमें वोलोशिनोव बहुत बड़ा नाम है, लिंग्विस्ट रेमंड विलियम्स हैं, ये जो है वेलिश सोशलिस्ट थे, ग्रैम्ची का बहुत बड़ा काम है लैंग्वेज में, और लू सर्कल जिसका आपको किताब मैंने दिया। तो ये मार्क्सिस्ट फिलॉसफी लैंग्वेज को एज अ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस देखते हैं, जिसमें थ्योरी भी हो और अमल की भी बात हो। और इन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकल बेस बताया जो डोमिनेंट फिलॉसफी था, लेकिन मार्क्सिस्ट फिलॉसफी कहते हैं कि अगर आपको ज़बान को समझना है तो वो हम प्रैक्टिस में समझ सकते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस में समझ सकते हैं। तभी हम इन्होंने कहा कि लैंग्वेज हिस्टोरिकल भी है, सोशल भी है, मटेरियल भी है, या पॉलिटिकल है, या जैसे ग्रैम्ची ने कहा कि हमारी पूरी कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो लैंग्वेज की बुनियाद पर खड़ी हुई है। अब यहाँ पर जो है मैं बात करूँगी मल्टी एसेंशुअलिटी वर्सेस यूनी एसेंशुअलिटी, जो वोलोशिनोव ने दिया था कि एक जो डोमिनेंट या जो रायगा जो फ़लसफ़ा है लैंग्वेज के बारे में, वो कहता है कि लफ्ज़ जो है वो गिवन है, वो नेचुरल है, वो कॉमन सेंसिकल है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जैसे कि हम चॉम्स्की की बात करके आए कि वो नेचुरलिज्म, वो नेचुरलिस्ट पर राइट था, या उसने कहा कि लफ्ज़ हमारे जहन में होते हैं लेकिन उसको सिर्फ ट्रिगर समाज करता है, लेकिन ऑलरेडी नॉलेज
हमारे पास है। तो अगर और अगर हम देखें कि जो भी राइट कैपिटलिस्ट निज़ाम हैं या जो भी आपको मज़हब की शक्ल में या सेलिबस की शक्ल में, उनका सारा दिन काम ही यही होता है कि ये लफ्ज़ ऐसे ही हैं। जैसे अगर ख़वातीन का लें, अगर कौमों का लें, तो इसको तो हम ऐसे ही समझ, या इवन फ्रीडम का नाम लें, आज़ादी, हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। लेकिन वोलोशिनोव ने कहा कि अगर एक लफ्ज़ को समझना है तो हम उसको मल्टी एसेंशुअलिटी में ही समझ सकते हैं। उसकी तारीखियत क्या है, उसकी समाजियत क्या है, उसकी सियासी वो जो है अफादियत क्या है। अब अगर मैं कहूँ कि हम पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं तो फिर एक जो है झटका लगता है, अच्छा मैं भी आज़ादी हो जो है वो बेरोज़गार होने की, मैं भी आज़ादी हो ख्वार और रिस्वा होने की, ये हमको आज़ादी मिल रही है। तो अब अगर वो आज़ादी को लफ्ज़ अगर एक ही ठोस लफ्ज़ में देखें तो वो हमको बड़ा ही एक डोमिनेंट पर्सपेक्टिव लगेगा कि हाँ यही है, और यही सारा दिन काम मीडिया पर भी होता है, यही सारा दिन काम हमारे पॉलिटिशियंस भी करते हैं। लेकिन अगर हम एक लफ्ज़ को उसकी पूरी तारीखियत में देखें तो हमको समझ में आता है, या उसके सोशल और कल्चरल कोनोटेशन जो उसकी मीनिंग, जो समाज जो जोड़ रहा है, उसकी वो जो मैं बात करके आई सोशल रियलिटी की, वो जो जोड़ रहा है, उसके साथ हम जब तक नहीं उसको कनेक्ट करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, तब तक हमको वो लफ्ज़ समझ में नहीं आएगा। इसमें लू सर्किल ने एक बहुत ही बड़ी वहाँ पर न्यूज़पेपर था सन, उसका मिसाल दिया है, जिसमें उसकी जो हेडलाइन थी वो थी श्राक इज़ अ वर्म। वो फ्रांस का जो है प्रेसिडेंट, और उसको कह रहा है कि ये एक वर्म है, पता नहीं उर्दू में मतलब एक कीड़ा, एक आम सा, और वो कह रहा है कि ये हमारी जो हेडलाइन है वो हमको ये इंसल्ट नहीं लग रही है। उन्होंने जिसने लिखी है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन से आई है, उनके लिए शायद ये इंसल्ट हो, लेकिन हमारे लिए वो एक बहुत ही एक आम सी क्रिएचर है जो बहुत ही हार्मलेस है। लेकिन क्योंकि उन्होंने उसको जो है वो कल्चर से नहीं जोड़ा कि वर्म जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में इतना इंसल्टिंग लफ्ज़ नहीं है, और वो जब कोनोटेशंस में उसको नहीं जोड़ा तो उनको इंसल्ट लगी ही नहीं फ्रांस के लोगों को। लेकिन वो अंग्रेज़ के लिए इंसल्ट थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जो उनके जो जहन में जो कोनोटेशंस थी उसके साथ जोड़कर, वो जो कल्चरल के साथ जोड़कर उन्होंने रखी। इस पर और भी कई सारे मिसाल हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने औरत का मिसाल दिया, वही हमारे साथ वो कल्चरल, वो कोनोटेशंस, वो सारी अटैच की जाती हैं। लेकिन क्या हम वाकई एक औरत को इस शक्ल में देख रहे हैं? तो ये मल्टी एसेंशुअलिटी है जो हमको लफ्ज़ों की जो है वो तारीखियत, और फिर उसको सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल हम कैसे समझेंगे, वहाँ तक हमको समझ आएगा। सो लैंग्वेज is a socio-semiotic structure of cognition and expression। तो सोशियो-सिमियोटिक जो भी समाज में सारे सिंबल्स हैं, जब तक हम उसके साथ हम नहीं जोड़ रहे तब तक हमको लैंग्वेज के जो मामलात हैं वो समझ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आगे एक मार्क्स की कोट भी है, ये मैं पढ़ तो नहीं रही, बट इसमें जो मेन है वो है सोशली एक्टिव, और सोशली एक्टिविटी की बात की है, जिसको आगे रेमंड विलियम्स लेके जा रहा है कि जो ज़बान है वो दो मेन जो अमल है उस पर मुश्तमिल है। एक एक्टिविटी अमल है, और दूसरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। जब तक हम उसको अमल में नहीं देखेंगे कि लफ्ज़ कैसे तब्दील हो रहे हैं, ज़बान कैसे तब्दील हो रही है, और उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर CGS से आने से पहले मैं जो है एक और चीज़ यहाँ पे रखना चाहूँगी, सेपियर-वॉर्फ हाइपोथेसिस।
एक बहुत ही शायद आप लोगों ने सुना हो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का मामला है, जिसमें सेपियर-वॉर्फ हाइपोथेसिस में ये था कि हमारी जो सोच है वो लैंग्वेज तय करती है कि हम किस नोयत का सोचेंगे, हमारी सोच की लिमिटेशंस क्या होंगी, वो एक लैंग्वेज के ज़ाब्ते तय करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी है उसको सिर्फ सिंधी आ रही है तो उसका जो सोचने का पूरा अमल होगा वो उस सारे सिंधी के हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल डोमेन में होगा। लेकिन अगर एक आदमी है जिसको 2 से ज़्यादा 3 लैंग्वेजेस आ रही हैं तो उसकी जो सोच होगी वो उससे शायद वसी हो। मैं अभी क्रिटिकल पे नहीं आ रही कि उसकी सोच क्रिटिकल होगी या नहीं होगी, लेकिन उसकी सोच वसी ज़रूर होगी। और इस पे बहुत सारे किताब भी लिखे हुए हैं कि बाइलिंगुअलिज्म और फिर जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म में जब हम सोचते हैं तो इसके क्या अफादियत हैं। और इसी को जो है जो आगे बढ़ाया वो विटकिनस्टाइन, एक जर्मन फिलोसोफर था, उसने भी यही बात की थी कि हम जिस तरीके से सोचते हैं वो हमारी लैंग्वेज की भी अक्कासी करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का भी अपना एक स्ट्रक्चर है और उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में भी हम कुछ चीज़ों को रख कर सोचते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका मिसाल दूं कि अगर हम कोई ऐसे इलाके में चले जाएं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़बारी ही हो और जहाँ पर तो उस बर्फ़ के भी बहुत सारे नाम होंगे उनको, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें या इंग्लिश की बात करें या अपनी ज़बान की बात करें तो हमको शायद सिर्फ 2-3 लफ्ज़ मिलेंगे, बर्फ़ या फिर स्नो मिल गया या आइस मिल गया। लेकिन वो जो बर्फ़ानी एरिया में रह रहे हैं उनकी जो सोच होगी बर्फ़ के बारे में वो शायद एक वसी हो, एक दूसरी हो, जो हम शायद जो इंग्लिश ज़बान या फिर सिंधी ज़बान, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है उसमें भी उसके लिए वो लफ्ज़ नहीं है, तो वो लफ्ज़ भी वो किस तरीके से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो उसकी पूरी ज्योग्राफी जो होगी, उसका जो कल्चर होगा, उसकी जो हिस्ट्री होगी, उससे भी वो न बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सोच की जो वुसअत है वो भी लैंग्वेज तय करती है। जैसे हम कई बार बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि मैं तो इनको लफ्ज़ों में रख नहीं पा रहा या रख नहीं पा रही। तो वो क्या होता है, वो जो लैंग्वेज के वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी तयन करते हैं कि हम किस नोयत का सोचेंगे और जो बात हम रखना चाह रहे हैं वो भी किस नोयत की या किस लेवल की हम रखेंगे। तो इसमें एक और भी जो डोमिनेंट अप्रोच रही है वो है लैंग्वेज को समझना इन टर्म्स ऑफ जो हम बात करके आए पॉलिटिकल और वो सोशल, हिस्टोरिकल। तो इसमें जो ज़्यादा जो काम किया डिस्कोर्स की लेवल पर, क्योंकि आजकल तो हम सब कहते हैं कि डिस्कोर्स को बस एनालाइज करो, एक नरेशन है जिसके दौर में हम रह रहे हैं, लेकिन इसमें जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से जो ज़्यादा काम किया वो है नॉर्मन फेयरक्लव का, जिसकी खुद की अप्रोच ही ये थी डायलेक्टिकल रिलेशनल अप्रोच की। और इसमें जो है मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स रखे हैं कि इट इज़ देयर फॉर आवर ड्यूटी टू बी लॉयल एंड पेट्रियटिक टू पाकिस्तान, ये और वी कैन नॉट बी गुड मुस्लिम्स विदाउट बीइंग गुड एंड ड्यूटीफुल सिटीजन्स। अब ये जो 2 मिसालें हैं ये सिंध के जो इंग्लिश पढ़ाने का जो कैरिकुलम है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, उसकी 9th की क्लास का ये चैप्टर है और उसमें ये जुमले लिखे हुए हैं। अच्छा, अगर हम इस पर आए वी कैन नॉट बी गुड मुस्लिम्स, तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मन फेयरक्लव ये ऑलरेडी अज्यूम्ड है कि हम गुड मुस्लिम्स बनना चाह रहे हैं। अब उस क्लास में दूसरे भी कई सारे बच्चे होंगे जो कि हिंदू होंगे, जो कि क्रिश्चियन होंगे या शायद जो कोई भी मानने वाला भी ना हो, लेकिन अज्यूम ये करते हैं कि वी कैन नॉट बी गुड मुस्लिम्स विदाउट बीइंग गुड एंड ड्यूटीफुल सिटीजन। तो ये ऑलरेडी एक अज्यूम्ड है कि आप बनना चाह रहे हैं, लेकिन बन किस तरीके से सकते हैं अगर आप ड्यूटीफुल और जो है वो गुड सिटीज़न नहीं होंगे। और वो गुड और ड्यूटीफुल सिटीज़न बेसिकली क्या है, वो है जो पेट्रियटिक है, जो लॉयल है, और वो पेट्रियाटिक और लॉयल वो पाकिस्तान की लेवल पर।
अच्छा, अब जो मैंने एक टर्म्स यूज़ किए थे मल्टी एसेंशुअलिटी एंड यूनी एसेंशुअलिटी, उसको अगर मैं वापस लाऊं तो यूनी एसेंशुअलिटी में तो पेट्रियाटिक का मतलब ये है कि आपको बोलना नहीं है, आपको बस लब्बैक कहना है। लेकिन अगर पेट्रियाटिक में उसी मल्टी एसेंशुअलिटी की बात करें तो ये भी तो पेट्रियाटिक है कि इस पर बात करें कि मेरे हकूक़ मुझे क्यों नहीं मिलते, या ये जो हम माहौल को ख़त्म कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं, या जो केनालों का मामला है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो ये भी तो बीइंग पेट्रियाटिक है, क्योंकि हम अपने माहौल को बचा रहे हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क को बचा रहे हैं। तो ये हम तब समझ सकते हैं उस लफ्ज़ को जब हम उसको मल्टी एसेंशुअलिटी में देखेंगे। लेकिन जो भी राइज रुझानात हैं वो उसी एक लफ्ज़ पर फोकस करेंगे कि नहीं, आपको पेट्रियाटिक बनना है, और उसी यूनी एसेंशुअलिटी की मीनिंग पर देखना है। तो ये CDA ये जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है कि लैंग्वेज को, ज़बान को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, फिर उन्होंने यही आइडियोलॉजी का मामला आ गया कि जब तक पेट्रियाटिक को हम एक आइडियोलॉजिकली हमको बताया जाता है, और फिर इसी तरीके से ही जो एक हेजमनी है एक सॉफ्ट पावर की सूरत में, कि आपको कोई भी कोऑप्टिव की सूरत में, कि आपको कोई भी बंदूक गोली नहीं दिखाएंगे, लेकिन इन्हीं टेक्स्ट बुक्स की सूरत में वो जो एक डोमिनेंट पर्सपेक्टिव है समाज को देखने का, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब जो है क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज, ये मैं आखिरी बात करके फिर थोड़ा पाकिस्तान के लेवल पर आएंगे। क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज, या जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे थे, उसमें एक तो ये भी आ गया कि एक्टिविटी, सोशल अमल जो है वहाँ से हम ज़बान को समझ सकते हैं। फिर वो सोशल अमल में वो तारीख़ का अमल इन्होंने सबसे अहम रखा, और उससे भी जो बड़ी बात है कि सोशल रिलेशनशिप्स जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम लफ्ज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज ये है अकॉर्डिंग टू ये एक खूबसूरत चीज़ है ज़बान की, कि हम एट द सेम टाइम वो जो आइडियोलॉजिकली हम एक इंडिविजुअलिस्टिक बन रहे थे या इंटरपीलेशन बन रहे थे, कि जो राइज जो नज़रियात हैं उसको हम इंटरनलाइज करके चलते हैं, जो राइज जो हमारे नज़रियात हैं या जो राइज अमल है उसको हम अपने आप पर हावी करके चलते हैं। तो एक तो उसको डिबंक करेगा, उसको तोड़ने की, उसको समझने की कोशिश करेगा, बट एट द सेम टाइम ज़बान का काम सिर्फ उस फॉर्मूलेशन को समझना नहीं है कि वो किस तरीके से आइडियोलॉजिकल बन रहे हैं या किस तरीके से हेजेमोनिकल बन रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ज़बान जो है वो हमको ट्रांसफॉर्मेटिव का भी काम दे रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम दे रही है। जिस पे लू सर्कल ने कहा था कि लैंग्वेज इज़ अ साइट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू सब्जेक्ट्स, लेकिन वो सब्जेक्ट्स वो अलग इंडिविजुअल नहीं है, वो सब्जेक्ट्स एज अ कलेक्टिव हैं, एज अ सोशल रिलेशनशिप्स में, सोशल बीइंग में। और यही ट्रांसफॉर्मेटिव अमल है जो हमको नज़र आता है, वो लतीफ़ की शायरी हो, वो शेख हयास की शायरी हो कि एक देश नहीं, एक जहाँ नहीं, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो अमल है वो भी हमको इसी ज़बान के ज़रिए मिलता है। या जैसे लतीफ़ का बैत है कि सनावर सिंहन जित पेर न पखिन उत खाउड़िन वरडी वण चूंडिया। अब वो जो शेर है कि आप वो शेर बन के जा रहे हैं, जहाँ भी ना जाए, वो शेर भी ना जाए, वो पक्षी भी ना जाए, लेकिन वो जो लड़ने वाला है वो उस जगह पर जाकर लड़ेगा। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी अमल है। इसी में अगर हम देखें तो फिर हमको ये जो हिंदी और उर्दू है उसकी भी नज़र आती है कि पहले तो एक ज़बान थी, लेकिन जब गिलक्राइस्ट ने हिंदी को जो है वो ज़्यादा सेंसिक्राइज किया, उसको देवनागरी में लिखा, और फिर जब उर्दू को पर्शियन में किया तो फिर उसकी बाइफरकेशन हमको नज़र आई। और फिर इसी के साथ अगर हम देखें कि जो है वो लैंग्वेजेस को इसी तेज़ी के साथ मार रहे हैं, सिर्फ एक डोमिनेंट लैंग्वेज हो और उस डोमिनेंट लैंग्वेज में हम कुछ जो राइज जो नज़रियात हैं
सिर्फ वही राइज नज़रियात देंगे और जो भी सारा जो लैंग्वेज का जो इस तरीके से मामला है कि उर्दू को हम एक डोमिनेंट ज़बान के तौर पर रखेंगे, बाकी जो सारी ज़बानें हैं उनकी अहमियत को आप छोड़ दें, तो ये हमको तभी ताल्लुकात समझ में आएंगे जब तक हम उसकी एक सोशल एक्टिविटी, एक अमल के तौर पर और उन ताल्लुकात जिसमें कैपिटलिस्ट समाज में हम रह रहे हैं, फिर ही हमको ये लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म और उससे जुड़े हुए सवाल समझ में आएंगे। शुक्रिया। मेरा सवाल ये था कि रियासत की तरफ से या पावर कोरिडोर की तरफ से नैरेटिव्स बनाए जाते हैं सोसाइटी में और उनको चलाया जाता है, लोगों का माइंड सेट बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर विल और देयर पर्सनल पर्पसेस। फिर क्या होता है कि जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नैरेटिव्स की एक जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो आपने बात की, उसके कितने इम्कानात हैं कि जो पीपल ट्रांसफॉर्मेशन और वो जो हेजेमोनिक जो नैरेटिव्स हैं, डोमिनेंट नैरेटिव्स, उनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो ये काम क्या इंडिविजुअली हो सकता है, जबकि रियासत के इदारे या एजुकेशन के इदारे हों और मीनिंग क्रिएट करने वाले पब्लिकेशन हों, मीडिया हाउसेज हों, ये सारे जो उनसे तो इम्कान वगैरह मिल जाते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल पॉलिटिकल ग्रुप कितने इम्कान हैं और क्या पॉसिबल है। एक बात आपने कही तो रिलीज में भी थी कि जो मकान और ज़मान है जहाँ जगह पे जहाँ रहते हैं वो हमारी लैंग्वेज की बुनियाद बनती है। जो लोग शहरा में रहते हैं, जैसे मेरा गाँव में अराउंड है, तो हमारी ज़बान उसके सिर्फ उस दुनिया के ही घूमती है। तो एक तरीके से आप ये कह भी लीजिए कि जो ज़बान है वो अपनी सोशल एक्टिविटी वो सराउंडिंग्स के जरिए बनती है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ज़्यादातर आबादी अर्बन सेंटर्स में रहती है। ठीक है। जो उस तरह से कुदरती रिश्तों से कट जाती है। मतलब मैं भी बड़े उम्र के ऐसे में रहा हूँ, बट अब मैं शहर में रहता हूँ काफ़ी सालों से, तो आहिस्ता आहिस्ता से जो ताल्लुकात, वो जो चीज़ें थी, वो ज़बान वो एक करती जा रही है। उससे जुड़ी ये चीज़ है कि जब मैं दरिया की या लेक्स की बात करता हूँ या पहाड़ की बात करता हूँ, तो शहर के जो लोग हैं वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है। वो समझ नहीं पाते कि क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे गाँव में एक बंदा कहता था, मुझसे बात कर रहा था, वो कह रहा था कि मतलब बात कर रहे थे दरिया और लेक्स के ऊपर बचाने की, तो मुझे कह रहा था कि वो शहर में जिन लोगों के टूटी में पानी आता है वो क्या समझेंगे अहमियत दरिया की। इन अ वे सजेस्टिंग कि शहर के लोग जो शहर में रहते हैं, नॉट पार्टिकुलर कम्युनिटी, जो भी शहर में रहते हैं, वो उन मामला को समझ ही नहीं सकते। इन अ वे आप जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं कि जो अमल, समाजी अमल के जरिए ज़बान बनती है, तो कैसे ये एस्टेब्लिश होता है कि जो शहर में लोग रहते हैं वो जो माहौलियात का सवाल है, स्पेशली फिजिकली कनेक्टेड, उस तरह से उसको उस तरह से समझते नहीं या समझ नहीं सकते। इसलिए हम देखते हैं कि शहर के अंदर जो भी बड़े शहर हैं, कराची हो, हैदराबाद हो, ये मैं तो लाड़काना भी कहूँगा, छोटे शहर जो हैं वो बिल्कुल कटे हुए होते हैं ज़मीन से और उस जगह से, तो वो उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। इस वजह से उस जिद्दोजहद में, उस एक्टिविटी में बचाने की माहौल की, तो किस तरह आएंगे अगर वो उसको समझ ही नहीं पा रहे, बिकॉज उनकी जिंदा रिश्तों में, एवरीडे एक्टिविटी में ना दरिया है ना पेड़ है। ठीक है। और अगर यहाँ पे लॉन्स वगैरह में भी वो चीज़ें लगती हैं जो जिनके नाम लोगों को नहीं पता होंगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जो शहर में अर्बन पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज है, तो कैसे वो समझेंगे। और ज़बान, क्या ये शहर के लोगों की ज़बान का जो मामला है ये रुकावट बन जाएगा लार्जर क्वेश्चन समझने से। तो ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि जो तरक्की याफ्ता समाज कहें या जो गैर तरक्की याफ्ता समाज है, तो मतलब तारीख के तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ। ये जो तरक्की याफ्ता समाज या सोसाइटीज थी, उन्होंने डोमिनेट किया है गैर तरक्की याफ्ता समाज के ऊपर, क्योंकि उनकी ज़रूरत बनी और फिर उन्होंने
जैसे अब मैं ये बात करूँ आपसे कि अब मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों से बोलूँ कि 65 या 56 या 63, तो मेरे बच्चों को नहीं पता होता, वो कहते हैं कि इंग्लिश में बताएं, तो फिर मैं उनको 63 बोलता हूँ, तो कैन दे कम टू अंडरस्टैंड। तो अब किताबें और बल्कि किताबें और निसाब सारा पढ़ाया भी वही जा रहा है, तो इसी तरह ये ज़बान जो है एक वक्त आएगा कि मेरा ख्याल है कि बहुत मतरूक हो जाएगी उर्दू की बात कर रहा हूँ। तो ज़बानें मतलब शायद कुछ घरों में अच्छी उर्दू बोली जाती है, वरना उर्दू भी नापायद होती जा रही है जो असल उर्दू है, अब कुछ स्लैंग लैंग्वेज है। ये बात करने से पहले मैंने कहा कि ये भी कुछ आप देख लें। ये एक मॉडल था इसका सारा मिल्स का। तो जैसे हमने बात कि हम जब कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं ज़बान में, तो उसमें सबसे पहले तो ज़बान के जो खुद के जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो खुद का जो स्ट्रक्चर है वो आता है, फिर टेक्सचुअल, फिर उस दौर के क्या लिटरेरी टर्म्स थे या करंट लिटरेरी ट्रेंड्स क्या हैं। एज अ जेंडर में अगर लिखूं, अगर मैं एज अ फीमेल किसी औरत के सवाल पर लिखती हूँ या दरिया के सवाल पर लिखती हूँ, तो वो यकीनन शायद किसी दूसरे जो आदमी हैं उससे मुख्तलिफ हो, क्योंकि मेरा जेंडर, और अगर मैं एज ए सिंधी होकर लिख रही हूँ या अगर एज ए पश्तून होकर लिख रही हूँ या इवन एज ए मार्क्सिस्ट होकर लिख रही हूँ, तो वो सब भी अहमियत रखते हैं। और फिर उसकी पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस क्या होंगी, सोशो हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या होंगे, उसके बाद आखिर में जो है वो ऑथर या राइटर आ रहा है। तो राइटर उस सारी वो जो एफिलिएशंस है उससे जुड़ा हुआ है, और इसी तरीके से वो टेक्स्ट रिसीव कैसे हो रहा है, जो अभी मैंने बात की, वो किसी साथी को शायद किस और अंदाज में उसने ली होगी, किसी साथी ने शायद किस और अंदाज में ली होगी। तो मेरी इंटेंडेड वो ऑडियंस क्या होती है, या इवन वो इम्प्लाइड में कुछ सोच के आई होगी ना कि यहाँ पर एक ऑडियंस है जिसके साथ मुझे बात करनी है। जब अगर यही बात मैं अगर अपनी क्लास में करूँगी तो वो शायद एक दूसरे अंदाज में रखूँगी, और फिर उसके भी सारे सोशो हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या होंगे। या इवन आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे साथी अब भी इवन ऐसा है कि जब हम लिखते हैं तो अपने नाम तब्दील करके लिखते हैं, या जो पब्लिशर्स हैं वो बताते हैं कि अच्छा ये चीज़ आ सकती है, ये चीज़ आप नहीं लिख सकते। एक छोटा सा आर्टिकल भी अगर अखबार में आए तो वो उसको काट कर, अगर ये लफ्ज़ एक्सेप्टेड है, ये लफ्ज़ एक्सेप्टेड नहीं है, उसके बाद जो है वो एक चीज़ रिसीव होती है। तो इसमें तो वो जो सारे एक तो सवाल थे कि आप जैसे कॉमरेड इब्राहिम ने कहा हिस्टोरिकल या वो सोशल रिलेशंस वाला, तो उसमें मैंने कहा कि ये रखते हैं। सबसे पहले जो कॉमरेड मुश्ताक ने पूछा कि हम डीकंस्ट्रक्ट कैसे करें, या ये भी इंडिविजुअलाइज हैं या उसको हम प्रो ट्रांसफॉर्मेटिव कैसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कि हम 2 दिन से यही कर रहे हैं कि वो जो एक राइज, जो एक तो पॉलिटिकल इकोनॉमी या एक इकोनॉमी पे जो राइज जो यहाँ पर बहस होती है मुल्की लेवल पर कि कोई आपको पॉलिसी नहीं नज़र आएगी, और एक जैसे कॉमरेड अयाज ने बताया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को हम कैसे समझ रहे हैं, तो वो ना सिर्फ उसको डीकंस्ट्रक्ट भी कर रहा था बट एट द सेम टाइम वो ट्रांसफॉर्मेटिव भी एक अमल था। और वो ट्रांसफॉर्मेटिव अमल वो सिर्फ अयाज के लिए इंडिविजुअल लेवल पर तो नहीं था, वो ट्रांसफॉर्मेटिव अमल वो हम सब एक दूसरे के लिए वो ट्रांसफॉर्मेटिव अमल था। तो जब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है वो इंडिविजुअल लेवल पर तब तक वो अहमियत नहीं रखेगा जब तक वो कलेक्टिवाइज नहीं होता। वो आपकी, अगर मैं कहूँ कि मारवी आज़ाद है, लेकिन मारवी आज़ाद क्या दूसरे शहरियों के साथ या अपनी दूसरी फीमेल कॉमरेड्स के साथ है या नहीं है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का बिल्कुल अमल जो है वो हम लैंग्वेज के ज़रिए कर रहे हैं। और यही आप देखें कि मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू को किस नए अंदाज में समझाया। ठीक, एक तो जो सरप्लस मतलब ऐसा तो नहीं था कि लेबर पहले मौजूद नहीं था
या जो वर्कर है वो पहले मौजूद नहीं थे, वो पहले मौजूद थे लेकिन उसको नए अंदाज में उस हकीकत से जोड़कर, वो मटीरियलिटी से जोड़कर, उन समाजी ताल्लुकात में जोड़कर और फिर नए अंदाज में जो हमको दे रहे हैं, तो वो तो खुद एक डीकंस्ट्रक्शन और फिर ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है। जो टाइम एंड स्पेस की जो आपने बात की कि हाँ बिल्कुल बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो बात उस तरीके से नहीं समझा पाते, या इवन मैं भी अगर किसी गांव में चली जाऊं तो मुझे शायद वो जिस तरीके से उस सारे अमल से गुज़र रहे हैं या जिस तरीके से ज़मीन के साथ खुद को जोड़ रहे हैं, मैं शायद नहीं जोड़ पाऊँगी उस तरीके से, जिस तरीके से वो एक जहाँ पर सदियों सालों से जिनकी एक ट्रेडिशंस हैं, जिनकी जनरेशन्स टू जनरेशन्स जो जहाँ पर रह रहे हैं, वो शायद एक दूसरे अंदाज में समझ पाएंगे बनिस्बत मेरे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उनके साथ में रिलेट नहीं कर पाऊँगी, रिलेट में कर पाऊँगी इसी सारे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से, उन सारे नज़रियात से या उस नज़रिए से जिसको मैं एक सही मानों में समझती हूँ कि इससे हम तब्दीली ला सकते हैं, या इसको हम माहौल के सवाल को हमारे हर एक बंदे के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हम जोड़ सकते हैं तब जब तक हम खुद या मैं इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि अगर कोई एक शहर वाला भी इवन बंदा है, अब माहौल के सवाल के साथ तो वो तो हर किसी का मामला है, अब तो वो पॉल्यूशन का मामला हो, हवा का मामला हो, वो तो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप खास करके कैनाल का लें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे भी प्रोफेसर ने कहा कि अच्छा ये कैनाल बन जाएंगे तो उससे फिर क्या जो है वो तूफ़ान आ जाएगा, आप क्यों इस पर रेजिस्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ उसका शहर में होने का मामला है या अपनी जो सियासत है, जो अपना अमल है, उससे कटकर चीज़ों को देखने का भी मामला है। कि एक जो मेरा प्रोफेसर मुझे बैठ के कह रहा है कि ये कैनाल से क्या हो जाएगा, जो कि खुद सिंधी भी है, सक्खर का है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा। तो क्या मैं ये कहूँ कि उसका ये शहर में रहने का मामला है, या शहर में रहते हुए वो खुद अपनी एक इंडिविजुअलिस्टिक दुनिया बनाए हुए बैठा है कि जब तक मेरे पे आन नहीं आती तो एवरीथिंग इज़ फाइन, जब तक मेरे पे आन आएगी उसके बाद मैं सोचूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा। तो मुझे लगता है कि वो जो आपने शहर वाली बात की, या आप खुद वो चीज़ें मिस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम उस तरीके से, उस सियासत से, उस अमल से जुड़ नहीं रहे। एक अपनी ही एक खोल की दुनिया बनाई हुई है जिसमें हम चीज़ों को देख रहे हैं या समझ रहे हैं, या जो सारा दिन हमारे सियासतदानों का, बड़े मालिकान का ये काम होता है कि जो शहर में रहने वाला बंदा है उसका तो इससे कोई काम ही ना हो, वो सिर्फ अपनी इंडिविजुअलिस्टिक दुनिया में रह रहा हो। तो मेरे ख्याल से कि ये उसका ज़्यादा मामला है, बजाय ये कि मैं उसको सिर्फ इसलिए देखूं कि वो एक शहर में आ गया है तो अब उसका जो है वो जुड़त ख़त्म हो गई है। क्या उसने उस जुड़त को कायम, ना सिर्फ कायम रखने के लिए और या सिर्फ अपनी एक इंडिविजुअल दुनिया तो नहीं बना दी जिसने अपनी सोशल हकीकत से खुद को काट के देख लिया। अच्छा, बिल्कुल गूंगे बहरे बिल्कुल सुनते भी हैं, समझते भी हैं, हमको भी समझाते हैं। अब तो साइन लैंग्वेजेस के पूरे वो सिखाने के ऐप्स आ गए हैं, तो साइन लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ी जो है उस और वो अब तो जो है आपको जापानीज़ साइन लैंग्वेज, इंग्लिश साइन लैंग्वेज, बहुत सारी उसमें भी वेरिएशंस नज़र आ रही हैं। तो वो बिल्कुल सोचते हैं, ना सिर्फ समझते हैं, अपनी कॉन्सेप्शन, वो जो ग्रैमची का था, अपनी पूरी कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं इस दुनिया को। इंग्लिश, और ये कहा कि बच्चे अब इंग्लिश में समझ रहे हैं, हमारी उर्दू ज़बान को ख़तरा है। तो ये तो जो है हम अभी जो है एक, वैसे तो ये असेंबली में पास भी हुआ था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि जो प्रोविंशियल लेवल पर अपनी मकामी ज़बान रखना चाहें वो रख सकते हैं। वो और बात है कि उस पर अमल कितना होता है। और अभी सिंध यूनिवर्सिटी में जो है वो एक बिल पास हुआ था 2009 में, फिर उसको थोड़ा आगे चला के 2018 तक भी लेके आए
कि जो राब्ते की जो ज़बान हो वो सिंधी हो सिंध यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारी वो जो है डोमिनेंट एक नेशनल लैंग्वेज है तो उसमें होनी चाहिए। तो फिर जो है अच्छा ये अप्रूव भी हो गया था, लेकिन उर्दू मीडिया पर आया कि उर्दू का जनाजा निकल रहा है, और फिर एक मतलब अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि वो जो आया कि सिंधी लैंग्वेज में अब वो रत्तो किताबत या दूसरे से बातचीत होगी, वो उसी वक्त वापस लिया गया और कहा कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ उर्दू का मामला तो आप कह रहे हैं, वैसे उर्दू तो अभी तक एक ही नेशनल लैंग्वेज है। ये हमारे पड़ोस में जो मुल्क है इंडिया, उसमें 22 नेशनल लैंग्वेजेस हैं और सिंधी भी उसमें एक नेशनल लैंग्वेज है। तो ये तो हमारी एक ये कहें कि एक डोमिनेंट क्लास जो है वो डोमिनेंट अपने रूलिंग आइडियाज़ भी दे रहा होता है, और वो जो इंग्लिश इवन सिखाने का भी अमल है उस पर तो एक और ही अलग लेक्चर हो सकता है कि इंग्लिश किसको किस तरीके से सिखाई जा रही है। हर गली में हमको एक प्राइवेट स्कूल नज़र आता है, तो वो क्या गली में बैठा हुआ प्राइवेट स्कूल उस तरीके से अंग्रेज़ी सिखा रहा होता है। जो बड़े बड़े एलीट क्लास के लिए स्कूल्स होते हैं जो तय करते हैं कि यही आगे चलकर रूलर्स बनेंगे, इन्हीं को सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो वो आपने सारे जो अपने रिसोर्सेज हैं वो अब लैंग्वेज से जोड़ दिए हैं। और एक तरीके से ये वो जो कॉमरेड इब्राहिम ने कहा कि ये अपनी जड़ें से इंसान को आदमी को दूर करने की भी बात है ना, कि आप अपनी जड़ें से आपकी जो आपका कल्चर है, जो आपकी वहाँ की रहन सहन है, वहाँ की जो ज़बान है, और उस ज़बान के जो अपने अल्फाज होंगे वो सब काट कर एक सिर्फ इंग्लिश राइज ज़बान दे दो, लेकिन वो राइज ज़बान सबके लिए एक जैसी नहीं होगी। वो हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास को ही अच्छी ज़बान इंग्लिश देंगे, बाकी सबको हम उतनी देंगे जो बस थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करके वो खुद को फ़ख्र याफ्ता समझें। क्योंकि अगर हम अपनी ज़बानों में बात करें तो हमको लगता है कि हम उस तरीके से अच्छे नहीं हैं या अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं। इस पे जो है मैंने एक स्टडी भी की थी। हमारे खुद जो सिंधी बोलने वाले वो ये कहते हैं कि हमें क्या होगा सिंधी सीखने से, हम क्यों सीखें सिंधी, या अब तो हम जो है वो टॉफल वो जो है सिंधी में बात करते हैं कि हम इस तरीके से सिंधी बात करते हैं कि वो उसमें ज़्यादा टच इंग्लिश का लगे, कि देखें मतलब चलो इतनी तो नहीं आती लेकिन इंग्लिश का टच ज़रूर लगे क्योंकि मैं खुद को फ़ख्र याफ्ता समझूं, बाकी जो है उसको हम निकाल देंगे। तो ये सारा वो क्लास का मामला है कि ज़बान को हावी रखें और एक ही क्लास को ज़बान देनी है और बाकी सबको इस तरीके के साथ रखना है कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने जब सब कॉन्टिनेंट में जब वो एजुकेशन पॉलिसी दी थी तो कहा था कि हम सिर्फ अंग्रेज़ी एक पर्टिकुलर क्लास को सिखाएंगे, वो क्लास जाके उस आवाम तक हमारी बात पहुंचाएगी, हम सारी आवाम तक वो अंग्रेज़ी नहीं पहुंचाएंगे, वो क्लास को अंग्रेज़ी देंगे और बाकी उनको ये बताएंगे कि आप इस ज़बान तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए आप जाहिल हैं, चाहे आप कितने ही कल्चर्ड क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन आप जाहिल हैं क्योंकि आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल जो इंडिजिनस ज़बानें हैं उनको रेवोल्यूशनाइज का तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट उनको हमको संभालना ज़रूर है, उनको बचाना ज़रूर है। और वही मैंने कहा कि कानून तो बहुत बने हुए हैं, ये भी कानून है यूनाइटेड नेशंस ने ही दिया था कि हर बच्चे को एटलीस्ट अपनी प्राइमरी जो तालीम है वो अपनी ज़बान में देनी चाहिए। तो और साथ ही साथ जब आप एक ज़बान को मार रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक लफ्ज़ों का मरना नहीं होता, लेकिन उस लफ्ज़ों के साथ वो सारी बायोडाइवर्सिटी, उसको किस तरीके से बचाना है, एक सकाफ़त है, एक हमारे एहसासात हैं, वो भी आप उन सब के साथ मार रहे थे। तो आई थिंक यही थे सवाल। थैंक यू। आई थिंक ये बाद में हर हफ्ते में 2 ज़ुबान बढ़ रहे हैं। जी हर 2 हफ्ते में एक ज़बान। तो पाकिस्तान में तो सारे ज़ुबान बढ़ रहे हैं कि क्योंकि जब से जो एस्टेब्लिशमेंट ने डिजिटल टेररिज्म का जो लफ्ज़ उन्होंने ईजाद किया और उस पर फायरवॉल लगा दी गई सोशल मीडिया पे, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन पे जो पाबंदी है, तो इस हवाले से मार्क्सिस्ट का क्या सोल्यूशन होगा कि हम
अपनी एक्सप्रेशन किस तरह जो है प्रमोट करें, क्योंकि जो फायरवॉल की जो मैंने बात की थी कि वो ट्विटर पे और बाकी जगहों पे लगे हुए हैं, तो इस तरह तो बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है मर गए हैं। कि जो हमारे ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट या जो मुल्क के आला वो कह रहे हैं कि भाई आप उर्दू ज़बान के ऊपर लागू करें, ठीक है। और दूसरी तरफ हम इस चीज़ से भी खुश होते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जो सिंधी ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया। और दूसरी तरफ हम अगर जब मर्दमशुमारी जब भी आती है तो हमें हमारे यहाँ कंप्लेंट चलती है भाई लैंग्वेज के अंदर सिंधी लिखवाना है। तो हालांकि सिंध के अंदर बलोची ज़बान बोलने वाले भी रहते हैं, द्राविड़ी भी रहते हैं, मारवाड़ी भी रहते हैं। तो क्या उनके ऊपर हम ज़बरदस्ती उनको कंप्लेंट के जरिए कह रहे हैं तो लिखवाना सिंधी यहाँ पे है, तो क्या ये उनके ज़बान के साथ जुल्म नहीं है? एक तरफ तो आप कहते हैं ज़बान मर रही है, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जो जब समाज में तब्दीली तरक्की होती है समाज में, तो ज़ाहिर तब्दीली जब आती है उसमें तो उसमें पैदावारी भी होती है और कारोबार भी होती है और मुख्तलिफ किस्म का चेंज आता है समाज में, और फिर वो नई टर्म जो है उसमें आ जाती है और वो जो पहले राइज जो ज़बान है उसमें ज़ाहिर बिगाड़ पैदा होता है, नई चीज़ें आती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो नई ज़बान आई होती है या नई जो तरक्की होती है वो पुरानी ज़बान जो है वो जम हो जाती है या फिर उसमें खत्म हो जाती है उससे, तो उसको ज़्यादा ख्याल रखने का अच्छा सवाल मेरे ख्याल में काफ़ी ठीक है। ठीक, इसका सवाल था कि लैंग्वेजेस हाँ मर रही हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है 72 लैंग्वेजेस बता रहे हैं और उसमें काफ़ी कह रहे हैं कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं, काफ़ी जो है बिल्कुल बस ख़त्म होने तक ही है। लेकिन आप तो बात ये ट्विटर और इस पर कर रहे हैं कि हम इस पर अपनी ज़बानें लिखें या ज़बानों में ठीक है। देखिए, मतलब ये तो मैंने कहा कि सिर्फ ट्विटर और इस पर तो खैर नहीं है। ज़बानों को अगर बचाना है तो उसके और भी कई तरीके हो सकते हैं। बाकी अगर हमको बातचीत करनी है तो वो तो बिल्कुल मैं तो ये कहूँगी कि अगर हम अपनी ज़बानों में बातचीत कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। लेकिन मुझे आपका सवाल अभी भी वो उस तरीके से क्लियर नहीं हो रहा कि फ़ायरवॉल क्या दूसरी ज़बानों को नहीं आने दे रही आगे, या क्या मतलब हो रहा है। तो ये जो है मैं इसको, मेरे ख्याल से शायद कोई और इस पर अगर बात करे तो वो कर ले। ये जो दूसरा आपने जो कहा पॉपुलेशन वाला मामला, तो बिल्कुल ये होता है और कई बार हुआ है। लेकिन वो उसमें दो अलग वो खाने होते हैं। एक में आप अपनी ज़बान रख सकते हैं और हम तो सबको ये कहते हैं कि जो आपकी मादरी ज़बान है वो आप लिखवाएं। ये जो भी लोग कहते हैं कि आप सिंध में रहते हैं तो आपको सिंधी ज़बान लिखवानी है, तो हम इसकी बिल्कुल मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं कि जो आपकी मादरी ज़बान है बिल्कुल आपको वो लिखवानी चाहिए और इससे कोई वो नहीं होगा कि वो आप सिंध के एज अ मेंबर काउंट नहीं होंगे। सिंध के एज अ मेंबर अलग है और सिंध आपकी सिंध में रहते हुए जो दूसरी मादरी ज़बान है वो आपकी अलग चीज़ हो सकती है। और हम इस पर जो है वो बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि हम नहीं चाहते कि सिंधी एक और उर्दू ज़बान की तरह बने। सिंध में रहने वाली जो दूसरी ज़बानें हैं, जो मारवाड़ी है, जो ढाटकी है, जो बलोची है, जो सराइकी है, उनको भी अपने उतने ही लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए जितना कि एक भी ज़बान को अपने राइट्स होने चाहिए, जो कि मैंने आपको कहा कि लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स एक टॉपिक है। जो आप बिल्कुल आपने सही कहा कि तरक्की या जब हम दूसरी ज़बानों में ज़म हो जाती हैं, जो छोटी ज़बानें होती हैं, वैसे तो ये अल्फाज भी सही नहीं है कि एक बड़ी ज़बान है एक छोटी ज़बान है, लेकिन समझने की हद तक कि जैसे अगर मैं कहूँ कि जब हम सिंधी बात करते हैं तो सिंधी में बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो उर्दू के आ जाते हैं, वो जो है इंग्लिश के आ जाते हैं। वो अब तो हमको वो ज़बान सिंधी उस तरीके से नज़र नहीं आती या इवन उर्दू नज़र नहीं आती क्योंकि उसमें इंग्लिश के लफ्ज़ इतने आ गए हैं। लेकिन इसको दो पैराओं में हम देख सकते हैं। एक तो एक ऐसे पैराए में देख सकते हैं कि इसको हम कोड स्विचिंग भी कहते हैं कि हम जो है एक ज़बान से दूसरी ज़बान में बात कर रहे हैं या लफ्ज़ों का मिक्स कर रहे हैं।
तो ये एक ज़िंदा ज़बान की भी निशानी होती है कि वो अपनी ज़बान को ट्रांसफॉर्म कर रही है, दूसरी ज़बानों से लफ्ज़ ले रही है। लेकिन जो आपका जो सवाल है वो तब तक हल नहीं हो पाएगा जब तक रियासत जो यहाँ पे जो मकीम हैं या उनकी जो ज़बानें हैं जब तक उनको तक़वियत नहीं देती, जब तक हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ में जब तक वो उर्दू हो, वो सिंधी हो, या वो बलोची हो, वो ढाकी हो, या पश्तून हो, वो उन ज़बानों को तब तक वो तरक्की याफ्ता तरक्की नहीं मिल सकती, या तब तक वो बच्चे वो सही मानों में वो ज़बानें नहीं बोलेंगे जब तक एज़ अ रियासत की लेवल पर भी उनको तरक्की नहीं मिलती, उनको उन लैंग्वेज पॉलिसीज़ में एक डेमोक्रेटिक, एक लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स की जगह नहीं मिलती। शुक्रिया। आज लैंग्वेज पे तो हमने बहुत ही मुफस्सल तरीके से एक मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो कम्युनिकेशन के हवाले से उस पर बात की है। इब्राहिम के सवाल में थोड़ा सा ऐड इस पर यह करना चाहूँगा कि जो मारवी ने भी बात की कि ज़बान का ताल्लुक़ एक ज़िंदा जाविदा तजुर्बे से है और आपके ज़मान व मकान से है। और फिर इब्राहिम ने सवाल रखा कि जी क्या शहरी लोगों के जो शहरी इलाकों के जो लोग हैं क्या वो फिर सो कॉल्ड देही मसाइल या कनाल के मसाइल या ज़मीन और पानी के मसाइल, दरिया के मसाइल पर कनेक्ट क्या नहीं कर सकते। लेकिन इसमें असल बात ये है ना कि हम जो शुरू से बात करें कि हमारी ज़बान और मकान की तारीफ़ भी तारीख़ी होती है और समाजी होती है। मिसाल के तौर पर जब हम ये बात कहते हैं कि भाई कराची और सिंध अलग अलग ना करो, कराची सिंध का हिस्सा है, राइट, तो ये भी एक ज़बान पर हमारी एक स्ट्रगल है, राइट। और ज़बान की अपनी यानी कि कराची की अपनी एक ख़ास किस्म की तारीख़ी तौर पर तारीफ़ बन चुकी है, लेकिन हम उसको एक अलग तारीख़ और एक अलग जोग्राफिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जो ज़बान की हमारी स्ट्रगल है। अब कराची की तारीफ़ हम ये करते हैं कि भाई कराची अपने आप में कोई कुल है, इसका आसपास के इलाकों से कोई रब्त और रिश्ता ही नहीं है, तो फिर यही होगा कि यार तो इस तरह फिर हमारा जो तजुर्बा है, हालांकि हमारे तजुर्बे में नलका खुलते तो पानी आता तो कहीं से आता है, इस तरह एक बड़े कंक्रीट और एक मादी और मारूजी लेवल पर हम बाकी इलाकों से, जोग्राफियों से और तारीख से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो जो मारवी वाली बात की यूनिक सेंचुअलिटी की, अगर हमने कराची की या शहर की तारीफ़ ही एक यूनिक सेंचुअल तरीके से कर दी, एक डोमिनेंट तरीके से कर दी, तो फिर वो यही है कि कराची का बाकी है। मैं एक मिसाल के तौर पर, इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, शहर का बाकी इलाकों से, बाकी जोग्राफिया से रिश्ता तोड़ दिया जाए। लेकिन हमारी तमाम स्ट्रगल ही ये होती है। आप आज प्रेस क्लब से आ रहे हैं एहतजाज करके, कराची के दिल में खड़े होकर आपने जो है वो कनाल के हवाले से बात की, हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक स्ट्रगल रहती है, पॉलिटिकल इकोलॉजी की पूरी एक फील्ड है आपकी उसमें। उसके बाद ही ये है कि भाई शहर और सोसाइटी और नेचर, जो आसिम निकल बात कर रहे थे, शहर और देहात, शहर और नेचर, ये कोई शहर भी एक ऑलमोस्ट नेचुरल चीज़ है, लेकिन वो इस तरह ऐसी चीज़ है कि इंसान जो नेचर प्रोड्यूस करते हैं उसका प्रोडक्ट शहर। अगर हम उस बिदावियों में देखना शुरू हो जाए और वो अपने रब्त और कनेक्शन बनाना शुरू हो जाए अपने अमल में, अपनी ज़बान में, तो ये कोई यानी कि बैद नहीं है, बल्कि कोई गारंटी नहीं है कि हमारी जो शहर की तारीफ़ है या हमारे जो तजुर्बे की तारीफ़ वो महज हमारे मोहल्ले तक ही बच जाए। और मोहल्ले में भी अगर पानी आ रहा है तो उसका रिश्ता तमाम जोग्राफिया से और तारीख़ से। तो ज़बान और मकान की तारीफ़ भी मेरे ख्याल में तारीख़ी होती है, ज़बान के ज़रिए होती है और एक जदोजहद के अमल में ही होती है मेरे ख्याल में, जो मारवी